Hello everyone, a beautiful good morning to all. सुप्रभात and welcome back to my channel. I am पूजा और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स। नॉर्मली हमारा करंट अफेयर्स आता है, आई होप आपने देखा होगा, जिसमें हमने टॉप 65 क्वेश्चन ऑफ द वीक डिस्कस किए हैं विथ लॉट्स ऑफ हेडलाइंस। ओके, और आज हम यहाँ पे सेपरेट सेशन लेकर आए हैं जिसमें केवल हम बैंकिंग न्यूज, जो भी इंपॉर्टेंट एमओयू साइन हुए हैं, कोई एक्विजिशन हुआ है, कोई नई कंपनी को एज अ पेमेंट एग्रीगेटर अगर लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है, आरबीआई का कोई सर्कुलर आया है, या बैंक्स ने कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो वो सारी बातें हम इस पर्टिकुलर सेशन में करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिसंबर वीक 1 फर्स्ट ऑफ दिसंबर से लेकर 7th ऑफ दिसंबर के बीच में जो भी बैंकिंग इवेंट्स हुए थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके है जी। तो इसके अलावा जो वीकली सेशन है हमारा फर्स्ट से लेकर 7th ऑफ दिसंबर तक, उसको देख लेना। उसमें आपको 65 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो पूरे हफ्ता पूरा वीक आपका कवर हो जाएगा। ओके है जी। तो एक बार जल्दी से वो सारे स्टूडेंट जो इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी एसबीआई का आपका नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो इन सभी एग्जाम के लिए, आपके एनआईएसीएल एग्जाम के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। बस आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैंने इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट किया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। रिसेंटली हम सभी को पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है उसको चेयर कौन करता है? जो करेंटली आरबीआई का गवर्नर होता है। तो हम सभी को पता है कि आरबीआई के 25th नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, और इनका टेन्योर 10th ऑफ दिसंबर को खत्म हो सकता है। अभी गवर्नमेंट डिस्कशन कर रही है कि इनके टेन्योर को फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं। अगर एक्सटेंशन हो जाता है तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई के गवर्नर बन जाएंगे, और अगर एक्सटेंशन नहीं होता तो ये इनकी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी जिसको इन्होंने चेयर किया था। अब मीटिंग में क्या होता है? मीटिंग में कई सारे फैसले लिए जाते हैं, हमारी रेपो रेट को लेकर, रिवर्स रेपो रेट को लेकर, बैंक रेट क्या होगा, एसएलआर क्या होगा, जीडीपी क्या होगी, इन्फ्लेशन क्या होगा, ये सब डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। 11th टाइम देयर इज नो चेंज इन द रेपो रेट। रेपो रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, और आपको यहाँ पर 11th टाइम हमारी जो रेपो रेट है वो 6.50% देखने को मिल जाएगी। मतलब फरवरी 2023 से कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो रेपो रेट कितनी है? 6.50% है। अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट के बारे में, तो ये है आपकी 3.35%। ठीक। नेक्स्ट, एमएसएफ एंड बैंक रेट सेम होता है, तो एमएसएफ और बैंक रेट आपको 6.75% देखने को मिलेगा। सीआरआर, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, तो सीआरआर में मेजर चेंज किया है। सीआरआर को 50 बेसिक पॉइंट रिड्यूस किया है। ठीक है, सीआरआर को, मतलब कैश रिजर्व रेशियो को 50 बेसिक पॉइंट रिड्यूस किया है। पहले सीआरआर कितना था? 4.5% था। इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया? 4%। ठीक है। एसएलआर 18% है, और अब आपका जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, जिसको हम एसडीएफ कहते हैं, वो 6.25% आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिएगा, क्वार्टरली बेसिस पे इनकी मीटिंग होती रहती है। ठीक है, तो अगली मीटिंग फिर से आप देखोगे कि मार्च में होगी। तो इसलिए जब आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो, एग्जाम में अपियर हो रहे हो, उसके पहले इनको देख के जाइएगा कि एक बार कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है। अब कैश रिजर्व रेशियो या फिर हमारा जो सीआरआर है, अगर उसमें चेंज हुआ है तो इससे कुछ बैंक्स को फायदा होगा। आंसर है यस। क्योंकि आपका जो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? बैंक्स के पास जितना डिपॉजिट होता है उसका सर्टेन परसेंटेज बैंक्स आरबीआई के पास रखवाती है, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। जैसे कि अभी ये 4% हो गया, पहले 4.5% था। अगर 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुआ है बैंक्स में, तो बैंक्स 4%, मतलब 4 करोड़ रुपीस किसको देगी? आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएगी। तो अगर सीआरआर कम होगा तो डिपॉजिट कम होगा, तो बैंक्स के पास ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी, और जब बैंक्स के पास ज्यादा लिक्विडिटी होती है तो ज्यादा लोन वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट। ठीक है। अब बात करते हैं जीडीपी के बारे में। तो यहाँ पे आरबीआई ने हमारे देश की FY25 की जीडीपी को एस्टिमेट किया है, वापस से रिवाइज किया है। अगर आप देखेंगे अक्टूबर मंथ में जो आरबीआई की पॉलिसी आई थी, तो उसमें कहा था कि FY25 में हमारे देश की जीडीपी कितनी होगी? आंसर है आपका 7.2%। इसको अब रिड्यूस कर दिया, और कितना कर दिया है? 6.6% कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे तीन डेटा याद रख सकते हैं। एक है आरबीआई का डेटा, एक है मॉर्गन स्टैनली का डेटा, और एक है ओईसीडी का डेटा। इन तीनों के अकॉर्डिंगली FY25, मतलब आपका जो
रनिंग फाइनेंशियल ईयर है, उसमें जीडीपी कितनी है, तो आरबीआई के अकॉर्डिंग रहेगी 6.6%, मॉर्गन स्टैनली कहता है 6.3% रहेगी, और ओईसीडी को लगता है कि देश की जीडीपी इंक्रीज होगी। पहले इन्होंने कहा था कि 6.7%, लेकिन वापस से फोरकास्टिंग की और कहा है 6.8%। क्लियर है? तो ये आपका लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है। नाउ बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई दर के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया में FY25 में इन्फ्लेशन देखा जाएगा। ठीक है, पहले इन्होंने कहा था कि 4.5% इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाकर 4.8% कर दिया है। तो ये आपकी आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हमने डिस्कस कर लिए। चलिए, अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि टैबाको प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट है, उसमें जीएसटी को बढ़ा देना चाहिए और बढ़ा के 35% कर देना चाहिए। अभी केवल प्रपोज किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम सभी को पता है कि हमारे देश में जो जीएसटी के क्राइटेरिया है या जीएसटी के जो स्लैब है वो कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से? 5% जीएसटी लगता है, 12% है, 18% है और 28% है। तो यहाँ पर एक पांचवा ऐड होगा जिसका नाम होगा 35%। ठीक है, अभी प्रपोज किया गया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हो रही है, जिसको लीड कर रहे थे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर समर्थ चौधरी। ठीक है, 2 दिसंबर को इसे फाइनलाइज किया जाएगा, किया गया है। 35% यहाँ पे जीएसटी की बात की है, टैबेको पे, सिगरेट पे और आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनके लिए। ठीक है, कुछ समय पहले भी कुछ प्रपोजल्स दिए गए थे, कौन कौन से प्रपोजल्स से जरा देख लेते हैं। तो जो लास्ट मीटिंग अक्टूबर में हुई थी उस समय भी कुछ सजेशंस दिए गए हैं, जैसे कि जो आपका पैक ड्रिंकिंग वाटर है उनको सस्ता किया जाना चाहिए। आपके जैसे कि बिस्लरी वगैरह की जो बॉटल्स आती हैं उसमें जीएसटी को रिड्यूस करना है 18% से 5%। ठीक है, अब जो बाइसिकल की कॉस्टिंग होती है उसमें भी जीएसटी को कम करेंगे, कितना? 12% से 5%, लेकिन ये बाइसिकल अंडर 10,000 रुपीज होनी चाहिए, अबव 10,000 रुपीज के लिए नहीं है। नेक्स्ट है नोटबुक्स में भी जीएसटी रिड्यूस होगी, 12% से रिड्यूस करके 5% किया जाएगा। अब आपके जो शूज है, तो शूज की कॉस्टिंग, अगर आपके जूते की कॉस्टिंग 15,000 रुपए से ज्यादा है तो उसके लिए एप्लीकेबल आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर 15,000 से ज्यादा आपकी शू की कॉस्टिंग है तो जीएसटी को इंक्रीज किया जाएगा 18% से 28%। अब आपकी जो रिस्ट वॉच है, अगर रिस्ट वॉच की प्राइस 25,000 रुपए से ज्यादा है तो जीएसटी भी ज्यादा लगेगी, कितना? 18% से बढ़ाकर 28%। तो एक तरीके से जो हमारे बेसिक नीड्स हैं उसमें जीएसटी को कम करने की बात की है, और जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं, अब शू वेयर कोई 15,000 के ऊपर ले रहा है, अब आपकी जो वॉच है वो 25,000 रुपए से ऊपर ले रहा है, तो उसके लिए फिर जीएसटी को इंक्रीज करने की बात यहाँ पर प्रपोज की गई है। डन। चलिए, अब रिसेंटली लोकसभा में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मतलब निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक बिल को प्रेजेंट किया था लोकसभा में, जिसका नाम है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। अब इसकी हम कुछ मेजर बातें देखेंगे, क्या क्या चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। सबसे पहली बात की है नॉमिनेशन फॉर डिपॉजिट एंड बैंक प्रोडक्ट। इसमें क्या कहा गया है कि हमारे जितने भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, अभी करंट में क्या होता है कि आपने जैसे एफडी कराई या कोई बैंकिंग प्रोडक्ट लिया तो उसमें एक ही पर्सन को आप नॉमिनी कर सकते हो। लेकिन अभी कोविड के दौर में क्या देखा गया कि जैसे कि कोई पर्सन है, एक कह सकते हो कि हस्बैंड ने एक प्रोडक्ट लिया था, अपनी वाइफ को नॉमिनी बताया था, और कोविड के समय हस्बैंड और वाइफ दोनों की डेथ हो गई। तो ऐसे केस में उस फंड को अब कौन यूज करेगा या उसका सक्सेसर कौन होगा? तो इस केस के लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट होते हैं, हर एक प्रोडक्ट में कोई भी इंडिविजुअल चार लोगों को नॉमिनी बना सकता है। और आप जिन लोगों को नॉमिनी बना रहे हो तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके टोटल असेट का कितना कितना परसेंट उनको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर 10 लाख है एग्जाम्पल के लिए और मैंने 4 लोगों को नॉमिनी बनाया, तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि इसको 20%, इसको 25, इसको 50% देना चाहिए, इसको 5% देना चाहिए। तो आप ऐसा भी डिसाइड कर सकते हो और ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हो सक्सेशन का, कि मेरे डेथ के बाद मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे बच्चों को, किस तरीके से आपको यहाँ पे आपको नॉमिनी डिसाइड करना है। तो आप इस तरीके से भी नॉमिनेशन डिसाइड कर सकते हो। ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। अभी जो बैंक्स में ऑडिटर होते हैं उनके जो वेतन भत्ते होते हैं, उनको कितनी सैलरी दी जाएगी, कितना उन पे खर्चा किया जाएगा, वो सब आरबीआई डिसाइड करती है। और अब यहाँ पे जो प्रपोज रूल है उसमें ये कहा गया है कि जो ऑडिटर्स हैं, ऑडिटर्स के रिम्यूनरेशन को डिसाइड करेगा वो पर्टिकुलर बैंक। तो ये चेंज करने की बात यहाँ पे प्रपोज की गई है। नेक्स्ट है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंपनी।
तो देखिएगा जो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है जो वन ऑफ द फाउंडिंग एम्प्लॉय है, फाउंडर मतलब जब मैंने कंपनी बनाई थी उस समय से है, या कंपनी की बहुत अच्छी पोजीशन पे जिसके कारण कंपनी को ग्रोथ भी हो रही, तो मैं क्या कहूंगी, यार तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तुम ये इक्विटी शेयर रख लो, मतलब मेरी कंपनी के शेयर रख लो, तो उसको और इंकरेजमेंट होगा कि हमें और अच्छे से काम करना है, अब तो कंपनी के शेयर्स भी मेरे पास हैं, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मुझे भी प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। तो वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी शेयर्स होते हैं 5 लाख रुपए तक के। अब ये कब की बात है, 1968 की बात है जब इस रूल को प्रपोज किया गया था। अब 1968 और 2024 में अंतर तो है, तो यहाँ पर इस धनराशि को बढ़ा दिया गया है। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट डिफाइन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट as holding share worth more than 5 lakh or 10% of the paid up capital whichever is less। ठीक है, प्रपोज्ड है कि 2 करोड़ किया जाए, 5 लाख से बढ़ाकर क्या किया जाए, 2 करोड़ किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन कॉमन डायरेक्टर इन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यहाँ पे अभी करंट रूल ये कहता है कि जो किसी भी कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं वो किसी दूसरे या एक से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ मेंबर्स नहीं हो सकते। ये प्रेजेंट सिनेरियो है। अब प्रपोज अमेंडमेंट क्या है, इस बिल में कहा गया है कि अगर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का कोई डायरेक्टर है, ठीक है, कोई डायरेक्टर है, तो वो एक से ज्यादा जो आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसका डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ मेंबर हो सकता है, ये बात यहाँ पे प्रपोज की गई है। फिर टेन्योर ऑफ डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो अभी क्या होता है, जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं कोऑपरेटिव बैंक का, उनके जो मतलब जो टेन्योर होता है वो मोर देन 8 कॉन्जिक्यूटिव ईयर नहीं हो सकता, 8 सालों से ज्यादा नहीं हो सकता, इसको बढ़ा के 10 साल किए जाने की बात की गई है। ये आपका एक चेंज यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है रीडिफाइन द रिपोर्टिंग डेट फॉर बैंक्स। अब बैंक्स का जितना भी बिजनेस होता है, जितने भी उनकी एक चार्ट होती है या वर्कशीट बैलेंस शीट होती है, तो वो सबमिट करनी होती है आरबीआई को, आरबीआई को दिखाना पड़ता है। तो अभी तक क्या होता था, अभी तक आपको सेकेंड एंड फोर्थ फ्राइडे देखने को मिलता था एवरी मंथ, मंथ में 2 बार, सेकेंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे आपको बैलेंस शीट सबमिट करनी होती थी, दिखानी होती थी आरबीआई को। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, मंथ में आपको 2 बार तो शो करना पड़ेगा, लेकिन 15th, कोई भी मंथ है तो उसकी 15th तारीख को, और लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो ये चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। डन इतनी चीजें। चलिए फर्दर हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप नवंबर मंथ की बैंकिंग मैगजीन लेना चाहते हैं जिसमें 150 एमसीक्यू और बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट नवंबर मंथ में हुए हैं वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। ठीक है, इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और अभी हम जो वीकली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं ना, इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। कहाँ पर अवेलेबल होगी, अगेन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। ठीक है, अदरवाइज अगर जो लोग एप्पल फोन यूज करते हैं तो उनके लिए मैंने वेबसाइट की लिंक भी टेलीग्राम पे पोस्ट की थी, तो आप टेलीग्राम से उस वेबसाइट की लिंक पे जाके भी इस पीडीएफ को, मतलब आपके वीकली करंट अफेयर्स के पीडीएफ को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। पीएम मोदी जी ने यहाँ पर 9th ऑफ दिसंबर को मतलब लॉन्च करेंगे बीमा सखी योजना, कहां से, पानीपत हरियाणा से। ठीक है, इतनी चीजें। अब देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 9th ऑफ दिसंबर को हरियाणा से वीमेन कैरियर इंश्योरेंस स्कीम बीमा सखी लॉन्च करेंगे। बीमा सखी किसका है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है, फ्रॉम द पानीपत हरियाणा। ठीक है, ये केवल वीमेन एजेंट के लिए, एलआईसी के जो एजेंट होते हैं ना, एलआईसी के जो एजेंट होते हैं वो केवल महिला एजेंट के लिए बीमा सखी योजना को लॉन्च किया जाएगा। अगर कोई भी फीमेल मिनिमम 10th क्वालिफाई है तो वो एक बीमा एजेंट बन सकती है, एलआईसी का एजेंट बन सकती है। तो यहाँ पे आप जितनी पॉलिसीज को बेचते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको इंसेंटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, और मंथली 3 सालों तक सैलरी मिलेगी। पहले साल जो आपकी सैलरी होगी फर्स्ट ईयर वो 7,000 रुपीज, सेकेंड ईयर 6,000 रुपीज और थर्ड ईयर 5,000 रुपीज आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। तो मंथली सैलरी आपको 3 सालों के लिए दी जाएगी। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, नायाब सिंह सैनी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है। अब इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ओके, इंडियन गवर्नमेंट का एक प्लान है जिसका नाम है क्लीन प्लांट प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का रिलेशन हॉर्टिकल्चर से है। किससे है इसका रिलेशन, हॉर्टिकल्चर से, मतलब आपके वेजिटेबल फ्रूट्स और नट्स वगैरह के कल्टीवेशन से इसका रिलेशन है।
अब हम चाहते हैं कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ग्रो करें, वो भी डिसीज फ्री। तो उसके लिए कई तरीके के केमिकल्स वगैरह आते हैं, वो फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाएं। फार्मर्स को, लोगों को इनकरेज किया जाए अबाउट द हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाए कि अगर आपने वॉलनट लगाया है तो उसको हम सर्टिफाइड करेंगे। तो इस तरीके से पूरा एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसका नाम है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। तो इंडियन गवर्नमेंट के क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें $98 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है। ठीक है, तो मनीला बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक विल प्रोवाइड $98 मिलियन loan to the government of India to support its building India's clean plant program। क्लियर है? डन। इसके लिए यहाँ पे इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इस पूरे प्रोग्राम को बिल्ड करती है, एग्जीक्यूट करती है, साथ ही साथ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात हो रही है इंटर ऑपरेबिलिटी के बारे में। इंटर ऑपरेबिलिटी क्या होती है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे कि आपकी अगर एप्पल वॉच है तो एप्पल वॉच केवल एप्पल के फोन के साथ कनेक्ट होती है, एप्पल की वॉच एंड्रॉइड के फोन के साथ कनेक्ट नहीं होती। तो क्यों ना, अगर हमें थोड़ा सा और एडवांस फीचर डालना है तो हम एप्पल की वॉच को अगर एंड्रॉइड के फोन के साथ कनेक्ट कर पाए। तो एक क्या हो रहा है, आपका इंटर ऑपरेबिलिटी हो रहा है। मतलब अगर आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, अब एनएसई में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है तो आप बीएसई का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, और बीएसई में कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है तो आप एनएसई का प्लेटफॉर्म यूज कर पा रहे हैं। इसी को ही हम इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं। तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पुश कर रहा है इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए, और ये इफेक्ट में कब से आएगा? 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा। यही बात इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, अभी यहाँ पे लोकसभा में आप कह सकते हो एक तरीके से पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है। तो पार्लियामेंट के विंटर सेशन में पूछा गया, और इनफैक्ट यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, और वो गोल्डमैन सैक ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमारे देश में जो वीमेन सेंट्रिक स्कीम्स चलती हैं, जैसे कि आप देखते हैं लाडली बहना योजना है, लड़की बहन योजना है, तो ऐसी कई सारी स्कीम अलग अलग राज्यों में चलती हैं। तो यहाँ पर ये जो वीमेन सेंट्रिक स्कीम्स हैं उसमें कितना कंट्रीब्यूशन हमने किया है? तो अकॉर्डिंग टू द गोल्डमैन सैक ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट, हमारे देश में जो वीमेन सेंट्रिक एम्पावरमेंट स्कीम चलती है महिलाओं के लिए, उसमें हमने अपने टोटल जीडीपी का 0.5% कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और इस रिपोर्ट में ये कहा है कि अलग अलग राज्यों ने इस तरीके की स्कीम को रन किया, जैसे कि लड़की बहन योजना। लड़की बहन योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसके अंदर काफी ज्यादा फायदा भी हुआ है अभी इलेक्शंस में। ये बात भी यहाँ पर मेंशन की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो अभी फिलहाल की कंडीशन में लीड कर रहा है, लार्जेस्ट अलोकेशन ऑफ $5.4 billion, विच इज 1.1% ऑफ इट जीडीपी। मतलब महिलाओं के लिए जो स्कीम रन कर रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन $5.4 billion का आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि लड़की बहन योजना के बारे में बात हुई, इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य की जो भी फीमेल है जिनकी एज 21 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है, उनको पर मंथ 15,000 रुपीज फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया था। अब बहुत जल्दी हरियाणा जैसे कई सारे राज्य भी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि हरियाणा राज्य की जो फीमेल्स हैं उनको हम यहाँ पे 2100 पर मंथ प्रोवाइड करेंगे, जिनकी एज 18 ईयर्स के अबव है लेकिन मंथली इनकम 2 लाख रुपए से कम है। जब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो हरियाणा स्टेट में किसी भी फीमेल को पर मंथ दिया जाने वाला एक सबसे ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंट होगा, वो है 2100। ठीक है, हरियाणा के बाद आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा, 2000 रुपए पर मंथ यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की है। ठीक है, अब गोल्डमैन सैक क्या कहता है, जब इस स्कीम को इम्पोज किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बजट की रिक्वायरमेंट होगी, और बजट सबसे ज्यादा किसमें होगा? हरियाणा में होगा। हरियाणा में जब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो लगभग 1.7% स्टेट जीडीपी का आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। हरियाणा के बाद आपको देखने को मिल जाएगा झारखंड, और झारखंड सॉरी, ये है झारखंड। झारखंड के बाद है एमपी। एमपी में 1.2% ऑफ इट्स स्टेट जीडीपी। नाउ बात करते हैं लीस्ट इम्पैक्ट। तो लीस्ट इम्पैक्ट है दिल्ली में 0.2% ऑफ द जीडीपी, और उसके बाद है तमिलनाडु 0.4% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट, अब एचडीएफसी बैंक।
एचडीएफसी बैंक ने प्रगति सेविंग अकाउंट्स को स्टार्ट किया है। प्रगति सेविंग अकाउंट जो है वो रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया और रिमोट एरिया में लोगों के बीच में सेविंग हैबिट्स को अपडेट करना है, उनको टारगेट करना है, जिसके कारण उनको बैंकिंग फैसिलिटी मिल सके। इसलिए एचडीएफसी बैंक ने प्रगति सेविंग अकाउंट स्कीम को शुरू किया है और एचडीएफसी बैंक की जो 46 ब्रांचेस है रूरल इंडिया में और सेमी अर्बन एरियाज में, सभी में ये प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। ठीक है, डन। इतनी चीजें जिससे लगभग 17 मिलियन फार्मर्स को फायदा होगा, फार्मिंग टूल्स को परचेस करने में, सीड्स को परचेस करने में, एटसेट्रा। एचडीएफसी बैंक का फॉर्मेशन 1994 में किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। शशिधर जगदीशन आपको एमडी एंड सीईओ देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं विंडफॉल टैक्स के बारे में। तो देखिएगा, विंडफॉल टैक्स क्या होता है? जब किसी भी कंपनी को कोई एक ऐसे सर्कमटेंसेस के कारण या ऐसी कोई कंडीशन के कारण बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगाया जाता है वो विंडफॉल टैक्स होता है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ और हम सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन जो है वो क्रूड ऑयल के सप्लायर है। तो उसके कारण जो क्रूड लाइन सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई। इसके बाद क्या हुआ, जो इंडियन कंपनीज थी उनको काफी प्रॉफिट हुआ, उन्होंने काफी महंगे दामों में अपने ऑयल को बेचना शुरू किया। तो ऐसी कुछ कंडीशंस के कारण क्या हुआ, हमारी कंपनीज को फायदा हुआ। तो ऐसी कंपनीज जिनको ज्यादा प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट उन पे टैक्स लेती है, जिसे हम विंडफॉल टैक्स कहते हैं। विंडफॉल टैक्स को पहली बार हमने इंट्रोड्यूस किया था जुलाई 2022 में। जुलाई 2022 में हमने पहली बार विंडफॉल टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे स्क्रैप कर दिया, इसे बैन या कंप्लीटली फिनिश करने की बात की है। तो गवर्नमेंट स्क्रैप्स विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन फ्यूल। ठीक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल पे यहाँ पे विंडफॉल टैक्स को खत्म करने की बात की है। साथ ही साथ क्या बोला है इन्होंने कि जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता है एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल पे, उसको भी हम खत्म कर रहे हैं। सेस क्या होता है? सेस का मतलब होता है आपका टैक्स ऑन टैक्स। जब किसी टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, फॉर एग्जांपल आपने स्पीकर्स परचेज किए, स्पीकर पे आपसे जीएसटी ले लिया, ओके नो प्रॉब्लम। इसके अलावा यहाँ पे लिख दिया कि हम स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी आपसे 10 रुपए काट रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आपने टैक्स दिया और टैक्स के ऊपर भी एक टैक्स दे दिया एक पर्टिकुलर कॉज के लिए। ठीक है, उसे हम सेस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, एक्सपोर्ट ऑफ डीजल और पेट्रोल पे लगता था, उसे भी खत्म करने की बात यहाँ पे गवर्नमेंट ने की है। डन। इतनी चीजें। विंडफॉल टैक्स कब आया था? 1 जुलाई 2022 को आया था। ठीक है, इसको खत्म करने का डिसीजन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लिया हुआ है। डन। इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। रेजर पे एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली एक पार्टनरशिप की है और हमारे देश में जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो आप यूपीआई और डिफरेंट डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उनको सिक्योर करने के लिए, जिससे फ्रॉड ना हो सके, एक तरीके से फ्रॉड को कम करने के लिए। तो रेजर पे हैज अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर टू enhance द सिक्योरिटी ऑफ कंट्रीज डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। ठीक है, इसके अलावा जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर आपको रश्मिका रश्मिका मंधाना देखने को मिल जाएंगी। रेजर पे का फॉर्मेशन 2014 में हुआ था, बैंगलोर कर्नाटका में हेडक्वार्टर, और एमडी एंड सीईओ का नाम है हर्षिल माथुर। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हिंदुजा टेक। हिंदुजा टेक जो कि एक हमारे देश की कंपनी है, वो अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहती है यूरोपियन मार्केट में। इसलिए यूरोपियन मार्केट में एक इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसका नाम है टेकोसिम। इसको 100% एक्वायर कर लिया है हिंदुजा टेक ने, जिसके सीईओ हैं कुमार प्रभास। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखेंगे फोन पे एंड पार्टनरशिप विथ जस्ट पे। अब यहाँ पे फोन पे क्या है? एक पेमेंट एग्रीगेटर है जो आपको एक मतलब पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करता है कि आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म से डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं। और जस्ट पे क्या है? जस्ट पे आपका पेमेंट ऑर्केस्ट्रर है। इसका ये मतलब होता है कि ये राउट करता है कि सबसे फास्ट पेमेंट एग्रीगेटर कौन है और वहां पे आपके ट्रांजेक्शन्स को राउट करने का काम करता है। इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप को एंड कर दिया गया है रिसेंटली। फोन पे का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था, लेकिन इसको 2023 में आरबीआई ने मार्च 2023 में एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्रोवाइड किया था। फोन पे का हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिल जाएगा? बैंगलोर में मिल जाएगा, और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है समीर निगम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने अपना सेकेंड
मेगा करेंसी चेस्ट ओपन करने का काम किया है। ये सेकेंड मेगा करेंसी चेस्ट है जिसको ओपन किया गया है कोच्चि में, ककनाद में, और ओवरऑल ये 6 नंबर का करेंसी चेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। थॉमस मैथ्यू जो कि रीजनल डायरेक्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तिरुवनंतपुरम में उन्होंने इसे इनॉग्रेट करने का काम यहाँ पे किया है। ठीक है, इससे काफी सारी बैंक की ब्रांचेस को फायदा होगा। अब यहाँ पे करेंसी चेस्ट क्या होता है, तो करेंसी चेस्ट या एक तरीके से कह सकते हो कि आरबीआई ऐसे कुछ बैंक्स को सिलेक्ट करती है और फिर वहां पे करेंसी चेस्ट को बनाती है। तो करेंसी चेस्ट में क्या होता है, एक तरीके से पैसा रखा जाता है और बाद में वही पैसा बैंक्स के बीच में सर्कुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे करेंसी चेस्ट बनाने के लिए कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते कोई बैंक है जिसको अगर ऑर्डर दिया है, आरबीआई ने अप्रूवल दिया है करेंसी चेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि करेंसी चेस्ट को ओवरसीज करने का काम, उनको देखने का काम आरबीआई करती है, तो प्लेन एरिया के लिए कंडीशन है कि मिनिमम 1500 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। वही हिली एरिया के लिए कंडीशन है कि 600 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। ठीक है, अब प्लेन एरिया में अगर आपने करेंसी चेस्ट बनाया है तो आपकी करेंसी चेस्ट की जो कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 6.6 लाख पीस ऑफ बैंक नोट सर्कुलेशन में बने रहने चाहिए। और वही हिली एरियाज के लिए है 2.1 लाख पीस ऑफ बैंक नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बताया गया है कि लगातार इंडिया का जो डेट है, इंडिया पे जो एक्सटर्नल डेट है, कर्जा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है और $31 बिलियन यहाँ पर आप देखेंगे इंक्रीमेंट हुआ है हमारे एक्सटर्नल डेट में। ठीक है, तो इंडिया एक्सटर्नल डेट राइज बाय द $31 बिलियन, ठीक है, टू $647 बिलियन इन 2023। तो मतलब 2023 में हमारे देश में जो एक्सटर्नल डेट है वो कितना है, $646 बिलियन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। अब हम जो डेट लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमने कोई कर्जा लिया है, कोई उधारी ली है, तो उसपे हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो जब डेट इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा। तो 2022 में जो हमारा इंटरेस्ट था वो $22 बिलियन, सॉरी 2022 में $15 बिलियन था और 2023 में ये $22 बिलियन आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है वो ज्यादा है, शॉर्ट टर्म डेट कम है। नेक्स्ट बात करेंगे एलिमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। तो एलिमेंट प्रोजेक्ट त्रिपुरा एंड नागपुर का एक प्रोजेक्ट, सॉरी त्रिपुरा एंड नागालैंड का एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, एलिमेंट का क्या मतलब होता है, इनहांसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो दो राज्यों के बीच का प्रोजेक्ट है, त्रिपुरा एंड नागालैंड। इसका पर्पस क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करना और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं और फार्मर्स को या ट्राइबल कम्युनिटी को इंगेज करना, तो एक तरीके से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो नागालैंड और त्रिपुरा का प्रोजेक्ट है एलिमेंट प्रोजेक्ट। तो एलिमेंट प्रोजेक्ट के लिए रिसेंटली यहाँ पर आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है। कितना लोन है, $225 मिलियन का लोन है जो कि 12 सालों के लिए है और एडिशनल जो ग्रेस पीरियड है वो 4.5 ईयर का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर लगभग 1 लाख हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को यहाँ पे रिस्टोर किया जाएगा और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, जिसके बाद क्या होगा, लगभग 4,35,000 टन आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक ने ना रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी लोन लिया है। महाराष्ट्र में जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को एक तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए लोन प्रोवाइड किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा $188.28 मिलियन का। ठीक है, 15 ईयर्स के लिए है और एडिशनल ग्रेस पीरियड आपको 5 ईयर्स का देखने को मिलेगा। सिमिलर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए मेघालय गवर्नमेंट को भी $50 मिलियन का लोन सैंक्शन करने का काम किया है। फिर ये हम जीडीपी के बारे में बात कर चुके हैं। मॉर्गन स्टैनली के अकॉर्डिंगली FY25 में जीडीपी 6.3% होगी और ओईसीडी के अकॉर्डिंगली FY25 में हमारी जीडीपी 6.8% होगी। क्लियर, चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन के फॉर्मेट में है। नवंबर 2024 में वो कौन सा बैंक है जिसने एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन को रन किया था, किसके बारे में, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन ऑपरेटिव अकाउंट एक्टिवेशन। तो ये कैंपेन रन किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसका फॉर्मेशन 1 जुलाई 1955 में हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। और 27th नंबर के चेयरमैन कौन है, CS सेट्टी हैं, जिन्होंने दिनेश कुमार खारा को रिप्लेस किया है। चलिए नेक्स्ट है, रिसेंटली वो कौन सा प्राइवेट सेक्टर लेंडर एंड कंज्यूमर है, ठीक है, जिसने बजाज फाइनेंस के साथ म्यूचुअली सीज कर दिए हैं अपने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को। तो आरबीएल बैंक और बजाज फाइनेंस के बीच में आपको को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड देखने को मिलते थे, उनको कंप्लीटली यहाँ पे सीज कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, फिर 5 सालों के लिए इसे रिन्यू किया था, वापस से 2021 में इसको रिन्यू किया, लेकिन अब फाइनली इसको सीज कर दिया गया है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरबीआई का प्लान कब तक का है कि वो पायलट बेसिस पे क्लाउड सर्विस की शुरुआत करेगी। 2024, 23, 25 एंड 26, जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड मंथली मैगजीन भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।